Okay, so hello everyone, welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we'll be learning all the concepts of your economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios. सो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आज की जो हमारी क्लास है वो आप आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की हमारी क्लास केवल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बट जनरली भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या जो जीडीपी में इंक्रीज़ है वो क्या सच में हमारे वेलफेयर से रिलेटेड है। इज़ इंक्रीज इन जीडीपी एक्चुअली वेलफेयर ओरिएंटेड, यानी कि हम बेटा जीडीपी की कुछ खामियां देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको सीधा एरोप्लेन से माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा दूं तो बेटा आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप माउंट एवरेस्ट चढ़ते हुए जाओगे तो आपकी बॉडी अडप्ट कर लेगी कि वहाँ पे कैसे सांस लेनी है। सो इन द सेम वे हम भी बेटा स्टेप बाय स्टेप इस कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि क्यों और कैसे हमारी जीडीपी वेलफेयर ओरिएंटेड है कि नहीं। सो बेटा हमारा पहला जो स्टेप है, पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि जीडीपी है क्या। सो बेटा जीडीपी क्या है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी पहली वाली क्लास जाके देख सकते हैं जिसमें हमने डिटेल में समझा है कि जीडीपी है क्या। दूसरी चीज़ बेटा आज हम देखने वाले हैं कि जीडीपी भी दो तरीके की होती है। सर जीडीपी भी दो तरीके की होती है? हाँ बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीडीपी। फर्स्ट इज योर नॉमिनल जीडीपी एंड सेकंड इज रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इज जीडीपी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन करंट ईयर प्राइजेज एंड रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट ईयर प्राइजेज। सर करंट ईयर कांस्टेंट ईयर सर थोड़ा समझ नहीं आया, तो आओ बच्चों हम देखते हुए चलते हैं एक एक जीडीपी एग्जाम्पल पे बेस्ड। सो योर नॉमिनल जीडीपी, एज आई टोल्ड यू, इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइजेस। पी यानी कि नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलेगा? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, और जो प्राइस होगी वो क्या होगी बेटा? प्राइसेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर। जैसे कि एग्जाम्पल में 2015 में सपोज बेटा प्रोडक्शन जो हुआ हमारा क्वांटिटी वो थी 20, प्राइस थी 100, सो आर जीडीपी एट मार्केट प्राइस केम टू बी 20 इंटू 100, दैट इज 2000। इन द नेक्स्ट ईयर 2016 जो हमारी क्वांटिटी थी बेटा वो तो 20 से कम होके 18 हो गई, लेकिन हमारी प्राइस जो थी वो बढ़ गई। सो आर जीडीपी केम टू बी 18 मल्टीप्लाइड बाय 120, 2160, एंड सिमिलरली इन 2017 एंड 2018 आर जीडीपी वाज 2380 एंड 2400। तो बेटा यहाँ पे हमारी सरकार आई कि देखो हमने कितना अच्छा शासन करा है, हमारे शासनकाल में हर साल जीडीपी बढ़ी है। जब हम आए थे 2000 थी और अब देखो 2400 है, हमारे इतना अच्छा शासन था। तो बेटा फिर वहाँ पे विपक्ष आता है कि अरे जीडीपी तो बढ़ी है लेकिन आप क्वांटिटी प्रोड्यूस तो देखो, वो तो हर साल कम होते हुए जा रही है। पहले तो 20 थी, फिर 18, 17, 16, हर साल कम हो रही है। तो बेटा इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ जीडीपी है, दैट इज रियल जीडीपी, दैट कम्स इनटू पिक्चर। उसमें हम क्या करेंगे बेटा, हम एक बेस ईयर लेंगे, एक ईयर को फिक्स करेंगे और उसमें जो प्राइसेस हैं हर साल जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी हम उसी से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आइए देखते हैं हम रियल जीडीपी में क्या होगा। सो रियल जीडीपी इज बेस्ड, इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस Q इंटू P, वेयर प्राइस विल बी प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो 2015 में क्वांटिटी क्या थी प्रोड्यूस 20 एंड प्राइस वाज 100, सो जीडीपी केम टू बी 2000। और बेटा ये जो प्राइस थी ना 100, हमने इसको बेस ईयर लिया और इस प्राइस को फिक्स कर लिया और हम हर साल इसमें 100 से ही मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो जो हमारी जीडीपी निकल के आई वो क्या आई? फर्स्ट ईयर 2000, देन 1800, देन 1700 एंड देन 1600। इस रियल जीडीपी से हमको पता चला कि हर साल हमारी जीडीपी तो कम होती हुई जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कम होती हुई जा रही है। तो बेटा इससे आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि सर रियल जीडीपी अगर बढ़ना होगा ना तो वो तभी बढ़ेगा अगर हमारी क्वांटम में इंक्रीज होगा, यानी कि हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड में अगर इंक्रीज होगा तो ही हमारा रियल जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है वो चाहे हमारी क्वांटिटी बढ़े चाहे ना बढ़े फिर भी वो बढ़ सकता है अगर प्राइसेस में इंक्रीज हो। सो आइए बेटा हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्विकली एक डिफरेंस देख लेते हैं, और वो वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके। सो नॉमिनल जीडीपी
It refers to market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year। बेटा यहाँ तक की डेफिनेशन देख के आपको कुछ याद आया होगा, ये हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस की डेफिनेशन ही है। अब बेटा यहाँ पे कई बच्चों का ये भी सवाल होता है कि सर इतनी सारी डेफिनेशन है, हम याद कैसे करें। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको जीडीपी वाली लेक्चर में भी बताया था, मैंने आपको केवल एक जीडीपी एट मार्केट प्राइस की डेफिनेशन याद करवाई थी, वो भी याद नहीं पूरी समझाई थी, और बाकी डेफिनेशन हमने उससे ही बना ली थी। सो इन द सेम वे बेटा हमारी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी भी जीडीपी की डेफिनेशन है, उसके आगे केवल आपको एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइसेस लिखना है, और रियल जीडीपी में एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइसेस लिखना है। इट इज़ द सेम डेफिनेशन। तो देख लेते हैं हम, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है। इट मे इंक्रीज नॉमिनल जीडीपी विदाउट एनी इंक्रीज इन द क्वांटम ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। जैसा कि हम एग्जांपल में देख के आ रहे हैं, जो क्वांटम ऑफ आउटपुट था वो इंक्रीज नहीं हुआ था, फिर भी हमारी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रही थी, अनलाइक टू द रियल जीडीपी विच विल इंक्रीज only and only when there is increase in the quantum of output in the economy। so I hope आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपने ये डिफरेंस भी एग्जाम में लिख सकते हो। सो बच्चों आपको ये पढ़ के एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि सर जो हमारा रियल जीडीपी है ना, दैट इज़ द करेक्ट इंडेक्स टू जज आर वेलफेयर। That is the real GDP is the correct index to judge welfare of any society। So yes, you are 100% right। Real GDP is the correct index to judge the welfare of any society। So हम वो भी देख लेते हैं। Real GDP is considered as an index of welfare of the people। हायर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। बेटा जितना ज़्यादा रियल जीडीपी बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, और इसका मतलब ये उतनी ही ज़्यादा पर पर्सन लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगी। सर वो कैसे? बेटा मान लो किसी ईयर में दाल चावल गेहूँ का बहुत कम प्रोडक्शन हुआ, बहुत कम बने, तो बेटा पर पर्सन दाल चावल लोगों को कम मिलेंगे, खाने को कमी रहेगी। लेकिन बेटा अगर हमारी जीडीपी बढ़ती है, यानी कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है, राइस चावल दाल गेहूँ सबका प्रोडक्शन बढ़ा, तो पर पर्सन लोगों को चावल दाल भी ज़्यादा मिलेंगे। सो हायर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ग्रेटर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन को दाल चावल गेहूँ सारी चीज़ें ज़्यादा मिलेगी। तो हमको ये समझ में आ गया जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी हमारा वेलफेयर भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि पर पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब बेटा जहाँ से हमने क्लास स्टार्ट करी थी ना कि जीडीपी की क्या खामियां हैं, हमने ये तो देख लिया कि जीडीपी का बढ़ना मतलब हमारे वेलफेयर का बढ़ना है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? सो वील लेट्स हैव ए लुक एट द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी कि जीडीपी की क्या खामियां हैं। सो फर्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बेटा अमीर तो अमीर होए जा रहा है और गरीब गरीब होए जा रहा है। हमारे जैसे देश में जहाँ पे अंबानी अडानी बेटा दुनिया के सबसे अमीर लोगों में नाम आ चुका है, ऐसे देश में बेटा जो भूख से मरने वालों की गिनती है वो भी ज़्यादा हो रही है। पीपल डाइंग ऑफ स्टारवेशन इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स इन अनइक्वल, अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो अनइक्वल है, तो चाहे जीडीपी बढ़ रहा होगा बट it will not show the actual rise in social welfare। अमीर अमीर हो जा रहा है और गरीब गरीब हो जा रहा है। अमीर तो इतना अमीर हो रहा है कि दुनिया के सबसे अमीरों में आ गया, और बेटा गरीब इतना गरीब हो रहा है कि उसको खाने के लिए दाल चावल भी नहीं है। सो इवन इफ़ द जीडीपी इज़ इंक्रीजिंग, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो भी सही होना चाहिए, अनइक्वल नहीं होना चाहिए। ये थी हमारी जीडीपी की पहली लिमिटेशन। जो सेकंड लिमिटेशन है बेटा वो है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। बेटा आपने बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज सुना होगा, आपने 11th क्लास में भी सुना होगा, 9th-10th में भी सुना होगा, और अगर आपने नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, आज हम देख लेते हैं कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो बेटा आज अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो आप अपने मम्मी पापा से 10 रुपये 20 रुपये लोगे और जाके दुकान पे दोगे पैसे और आपको चॉकलेट मिल जाएगी। लेकिन बेटा पहले के टाइम पे क्या होता था, मनी हुआ नहीं करता था, तो क्या होता था गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था। बोले अच्छा सर ऐसे कैसे? बेटा मान लो आपको आइसक्रीम खानी है तो आप एक
1 किलो गेहूं देते थे और आपको आइसक्रीम मिल जाती थी। आपको एप्पल चाहिए तो आप गेहूं देते थे, दूध दे देते थे, कोई गाय पालता था तो वो दूध दे देता था और गेहूं ले लेता था, जो गेहूं उगाता था वो गेहूं दे देता था और दूध ले लेता था। ऐसे गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था और वो थी हमारी बार्टर सिस्टम। तो सर अब थोड़ी ना ऐसा होता है, पर बेटा मैं आपको बता दूं आज भी इंडिया के कई ऐसे गांव हैं जहां पे आज भी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चलता है। और क्योंकि हमारी जीडीपी में केवल मॉनेटरी जो भी ट्रांजैक्शन है उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा, सो जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस उन रूरल इकोनॉमीज में हो रहे हैं दे आर अनरिकॉर्डेड एंड this will not show the true GDP of India. So this is your second limitation of GDP. In rural economy, barter system of exchange still prevails to some extent and all such transactions go unrecorded and therefore it won't show us the correct GDP of India. And जो बेटा आपका थर्ड लिमिटेशन है that is composition of GDP. बोले सर ये क्या होता है composition of GDP, मतलब GDP में कैसा composition? तो बेटा मैं बताऊं आपकी जीडीपी तो बढ़ रही है, यानी कि आपका गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन मान लो वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किसी साल में किस पे बढ़ रहा है, डिफेंस गुड्स पे। बोले सर डिफेंस गुड्स, हाँ बेटा, यानी कि AK-47 कोई प्राइवेट जेट ये सब हमने खरीदे हमारे डिफेंस गुड्स के लिए, उनका प्रोडक्शन बढ़ा। तो बेटा उनके प्रोडक्शन से क्या हमारे सोशल वेलफेयर का इंक्रीज हुआ? क्या AK-47 ये प्लेन ये हमको खाने को रोटी देंगे? सो बेटा दैट डजंट शो द डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ पीपल। अब आप में से कईयों का क्वेश्चन होगा, अरे सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, अगर डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब तो सर हमारा ही तो वेलफेयर है, हमको प्रोटेक्शन मिलेगी सर डिफेंस गुड्स के। सो बेटा आई अग्री 100% टू यू ऑल, डिफेंस गुड्स के प्रोडक्शन बढ़ने से हमारा वेलफेयर है, बट दैट इज़ एन इनडायरेक्ट वेलफेयर। और बेटा एग्जाम में आप बाकायदा जो आपके मन में आया वो लिख के आ सकते हो कि इंक्रीज इन द डिफेंस गुड्स lead to an increase in the welfare but that is an indirect welfare, it doesn't lead to any direct welfare। बेटा AK-47 के प्रोडक्शन में जो बेचारा भूख से मर रहा है उसको रोटी नहीं मिलेगी, यहाँ पे ये पॉइंट कह रहा है, ये जज्बाती मत हो ना कि वेलफेयर तो बढ़ रहा है, डायरेक्ट वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है। ओके, सो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। एग्जाम्पल, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट व्हाट डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये हमने 3 आपकी लिमिटेशन देख ली बेटा जीडीपी की। आइए हम हमारी 4th लिमिटेशन भी देख लेते हैं, एंड दैट 4th लिमिटेशन इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। बोले सर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, सर ये एक्सटर्नलिटी क्या होता है? तो बेटा हम पहले एक्सटर्नलिटी क्या होता है ये समझ लेते हैं। सो एक्सटर्नलिटी इज it refers to good and bad impact of any economic activity without paying the price or penalty for that। यानी कि बेटा कोई आदमी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है जिससे दूसरे का फायदा या नुकसान दोनों हो सकता है और दूसरे को ना तो उसके पैसे देने पड़ रहे हैं और ना उसकी कोई पेनल्टी। बोले सर ये कैसे? तो बेटा दो तरीके की एक्सटर्नलिटी होती है आपकी, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो हम दोनों समझ लेते हैं एक बार। सो बेटा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, आप ये एग्जांपल देखिए, ये कौन है सर? ये कौन है? बोले ये है ना बेटा बबली है। बोले सर बबली कौन? बेटा बबलू की पड़ोसी। और बबलू कौन? बबलू बेटा आप लोग। तो आपकी ये पड़ोसन है बेटा बबली। ये क्या करती है बेटा? ये रोज़ सुबह उठ के गार्डनिंग का इसको बहुत शौक है, तो ये अपना गार्डन मेंटेन करती है और इसने बहुत सुंदर गार्डन बना रखा है। और बेटा मैं आपको एक बात बता दूँ, एक स्टडी में पाया गया है दैट दोज पीपल हु लव गार्डनिंग एंड आर इन्वॉल्व इन गार्डनिंग टेंड टू लिव लॉन्गर। यानी कि जो लोग गार्डनिंग वगैरह करते हैं वो बाकी लोगों से ज़्यादा जीते हैं, ऐसा एक स्टडी में पाया गया है, मैं नहीं कह रहा, एक बुक में भी लिखा हुआ है। सो बेटा ये बबली गार्डन बना रही है, तो बेटा काम तो बबली कर रही है और है ना बबलू भी उस गार्डन के मज़े ले रहा है। बबलू भी रोज़ बेटा बालकनी में आता है और बबलू का भी दिल खुश हो जाता है। दिल खुश क्यों हो जाता है बेटा? बबली को देख के नहीं बे गधों, वो गार्डन को देख के। तो बबलू भी अपनी ज़िंदगी बढ़ा रहा है बिना कुछ करे। बबलू थोड़ा ना गार्डनिंग करता है, फिर भी वो बबली के किए हुए काम से अपनी ज़िंदगी बढ़ा रहा है। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, यानी कि काम तो किया बबली ने लेकिन फ़ायदा उसका बबलू भी उठा रहा है बिना कुछ दिए। दैट इज़ अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। बेटा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है कि इंडिया की जीडीपी तो बढ़ रही है, बहुत तगड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्री चल रही है, लेकिन बेटा उन फैक्ट्री
कि जो पॉल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्री का पॉल्यूशन बेटा सीधा नदियों में बहाया जा रहा है, और जो एयर पॉल्यूशन भी कर रही है बेटा वो फैक्ट्रीज, उनको कोई पेनल्टी नहीं ली जा रही उनसे। सो दैट इज़ एन नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कि बेटा आप अपना जीडीपी तो बढ़ रही है, बट द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय दैट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, एयर पॉल्यूशन, आपका रिवर में जो भी अपन कर रहे हैं बेटा, उसकी उनको कोई पेनल्टी नहीं दी जा रही। ये है हमारा एग्जांपल नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का। तो सर हमने देखा नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, फिर हमने उसकी प्रॉब्लम देखी, तो हमने समझ लिया रियल जीडीपी क्या होती है। अब सर हमने रियल जीडीपी की भी प्रॉब्लम देख ली कि एक ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की हमने प्रॉब्लम देखी है पॉल्यूशन की, सर उसका भी कोई तोड़ है क्या? हाँ बेटा, तो अगर हमको इस पॉल्यूशन के बिना जानना है कि जीडीपी से हमको असल कितना फ़ायदा हुआ, तो उस कंसेप्ट का नाम है अपना ग्रीन जीएनपी। सो जीएनपी एट करंट और कांस्टेंट प्राइजेस, बेटा करंट प्राइजेस मतलब योर नॉमिनल जीडीपी एंड कांस्टेंट प्राइजेस मींस योर रियल जीडीपी, हम अच्छे से देख के आ चुके हैं। इज एस्टिमेटेड विथ नो रिगार्ड टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो बेटा ये थी हमारी क्लास आज की, आपके जीडीपी की लिमिटेशंस पे और नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होता है। अगर आपको हमारे सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, सो जस्ट गिव अ थम्स अप टू ऑल द वीडियोस, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।